सलाम आदाब। मैं मुख्तार अशरफ। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा जो मुद्दा है वो आयुर्वेद है। सेहत हज़ार नेमत है और ये कहा जाता है कि जिस इंसान की सेहत सही होती है तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। और सेहत का ख़याल रखने के लिए हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे विद्वानों ने बड़ी रहनुमाई की है और उसके लिए बाज़ाब्ता उन्होंने रिसर्चेस की हैं, बड़ी तहक़ीक़ें की हैं। और ये जो आयुर्वेद एक साइंस है उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से ही है और यहीं से ये पैदा हुई और इसी हिंदुस्तान से ये पूरी दुनिया में फैली। तमाम बीमारियों का इलाज भी आयुर्वेद में किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब से ये मगरिब का कल्चर, वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरी दुनिया में तरक्की की और फिर अपने कल्चर को पूरी दुनिया में इन्होंने लागू कर दिया, उसकी वजह से हमारी भारतीय आयुर्वेद जो थी, भारतीय जो साइंस थी, उसका असर कहीं ना कहीं कम पड़ने लगा और लोग एलोपैथी के मुकाबले में आयुर्वेद को कम देखने लगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आयुर्वेद के ताल्लुक़ से, आयुर्वेद के मकसद के ताल्लुक़ से और आयुर्वेद की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, उसके ताल्लुक़ से लोगों का रुझान आयुर्वेद पर क्यों कम हुआ और फिर किस तरह से अब उसको बढ़ाना चाहिए और दूसरी पैथीज़ में और आयुर्वेद में क्या डिफरेंस है, इन तमाम विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर निसार शेख साहब हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं असेंबली ऑफ ग्रीन के चैनल पे। इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे सर कि आयुर्वेद है क्या एक्चुअली, आयुर्वेद किसको कहा जाता है? आपने जैसे शुरुआत में कहा है, इसको साइंस कहना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज आयुर्वेद को अगर दो वर्ड्स में बांटो तो ये संस्कृत वर्ड आयु और वेद। आयु का माने है आपका लाइफ, ज़िंदगी, और वेद का माने है नॉलेज। तो जिसमें ज़िंदगी के बारे में हर तरह का नॉलेज जिसमें समाया हुआ है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो हेल्थ ऑफ कोर्स आयुर्वेद का एक सबसे प्राइमरी और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ओवरऑल आपकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को जिसमें बताया गया, जिस साइंस के अंडर बताया गया, उसको आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। आयुर्वेद का मकसद क्या है? जाहिर है हर पैथी है और उसमें जो है बीमारियों का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि ये बड़ी पुरानी जो है एक साइंस है, तकरीबन 5000 साल पहली साइंस बताई जाती है और इसको रिकॉर्ड किया है एक लंबे ज़माने से। तो जाहिर है फिर इसमें बड़ी डेवलपमेंट भी आई होंगी और बड़े सारे मकासद भी शामिल होंगे। आयुर्वेद के मकसद में क्या चीज़ें शामिल हैं? अमूमन सभी जिन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने एक ओपिनियन अपना जो रखा है या एक उनका सिमिलर ऑब्जेक्ट जो उन्होंने बताया वो है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षा। इस तरह से बताया। स्वास्थ्य का माने है आपकी हेल्थ, तो हेल्थ को बनाए रखना, स्वस्थ का रक्षण करना, और उसके बावजूद भी अगर कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज करना, ये इसका मकसद, बेसिक मकसद हम जिसको कहेंगे ये है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो हम हमेशा से सुनते आए हैं 5000 साल या कुछ लोग कहते हैं 3500 साल पहले, जो भी है 3500 या 5000 साल पहले प्रिवेंशन को प्राइमरी फोकस देते हुए आयुर्वेद ने अपना मकसद रखा था कि बीमारी होने से बचाना, आपकी हेल्थ को बचाना, मेंटेन रखना, और किसी वजह से अगर आपको बीमारी होती भी है तो उसे दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, उसको क्योर करना, ये आयुर्वेद का बेसिक मकसद है। ये बड़ी अहम बात आपने बताई कि जो बीमारी से बचाना, चूँकि हर पैथी में ये देखा जाता है कि बीमारी के बाद में इलाज पे तो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जी पैथी एंड साइंस, पैथी के पास आप तब जाते हो जब आप बीमार होते हो। आयुर्वेद के पास आपको तब आना चाहिए उस मकसद से आना चाहिए कि आपको हमें बीमारी ही नहीं होना है, और अगर एट ऑल बीमार हुए तो फिर वो आसानी से उसका इलाज हो जाए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आयुर्वेद में जिस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो ये कि आप अपनी पहले से ही सिक्योरिटी रखें, अपने आप को पहले से ही हिफाजत में रखें कि आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो। तो आयुर्वेद ने आपको बीमारियों से दूर रखने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने आप को तमाम बीमारियों से दूर रखने के लिए, जाहिर है प्रदूषण होता है, बहुत सारे और वायरसेस जो हैं फैलते रहते हैं और उसकी वजह से हमारी सेहत जो है इफ़ेक्ट होती रहती है। तो वो क्या नॉर्मल और क्या कॉमन चीज़ें हैं कि जिनसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए? आयुर्वेद ने क्या इसकी रहनुमाई की है सर? जी, मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। आयुर्वेद टोटल 10-12 चीज़ों को आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस मानता है, जिसमें से 3 दोष है इम्पोर्टेंट समझाने के लिए। हवा है, पानी है और आग है हमारे बॉडी के अंदर। ये तीनों, हवा, पानी और आग, जब बैलेंस कंडीशन में रहते हैं तो आप हेल्दी हो।
तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आयुर्वेद ने बताई है। मसलन आप खाना क्या खाते हो, अब खाने के अंदर आपका खाना कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा पकना चाहिए, उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, कौन से सीज़न में कौन सा खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं। 3 अहम चीज़ें हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार से मुतालिक होता है आपका लाइफस्टाइल, डाइट। निद्रा माने आपकी नींद, और ब्रह्मचर्य का माने है, मतलब ब्रह्मचर्य को सेलिबेसी के तौर पे लिया जाता है, बट सेलिबेसी इज नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य। चर्या लाइक अ ब्राह्मण, चर्या माने आपकी लाइफस्टाइल, आपका चलना फिरना, बात करना, आपकी हर चीज जो आपके लाइफ में होती है। और ब्रह्म का माने है आइडियल पर्सन, एक आइडियल लाइफस्टाइल। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन 3 चीज़ों पे आपका हेल्दी रहना आयुर्वेद ने बहुत अच्छे से बताया है। तो सर ये एक बड़ी अहम बात है कि इसी देश में, भारत में ये साइंस पैदा हुई और जाहिर है इतना हज़ारों साल पुराना इसका इतिहास है, लेकिन बाहर से एक कल्चर आया जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, वो एलोपैथी आई, लोगों के दिमागों पर ऐसा कब्जा कर लिया कि आज कहीं ना कहीं एलोपैथी के मुकाबले में जब हम आयुर्वेद स्पेशलिस्ट को देखते हैं तो लोग कम उनको हाँकते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों पैदा हुआ, लोगों के दिमाग में इसकी अहमियत, आयुर्वेद की अहमियत क्यों कम हो गई? इसके टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ कमियां हमारे में भी रही कि आयुर्वेद में जो एक जितना एग्रेसिवली हमारे पॉइंट्स रखने चाहिए थे उतने रखने में हम कम साबित हुए। जैसे आपने मेरा तारुफ कराते वक्त कहा डॉक्टर निसार शेख, जबकि मुझे एग्रेसिवली कहना चाहिए था कि नहीं, मुझे डॉक्टर मत कहो, मैं वैद्य हूँ। तो दिस प्राइड समवेयर वर लॉस्ट। हिंदुस्तान का अगर हम इतिहास देखेंगे तो 1947 से चलो हम भारत बने हैं, उससे पहले हम अलग अलग इसमें मुल्कों में बटे हुए, हमारा एक कल्चर था, हिंदुस्तानी एक संस्कृति है। इस पर कई सारे आए, मतलब मुगलों ने आकर यहाँ पर राज किया, यहाँ के मिट्टी के बन गए, लेकिन उन लोगों ने यहाँ के कल्चर को नेस्तनाबूद कभी करने की कोशिश नहीं की थी। अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद में यहाँ पर टिकने के लिए कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ज़रूरी समझा कि हमारी जो बेसिक ताकतें हैं उन ताकतों को ख़त्म किया जाए। और हमारी सबसे बड़ी ताकत ये हुआ करती थी कि हम किसी भी मज़हब के हो, हमारी तहजीब जो है, हमारी संस्कृति जो है, हिंदू संस्कृति हम जिसको कहेंगे, इस संस्कृति से हमको मोहब्बत थी। यूनानी हो या आयुर्वेद हो, ये एक ही सिक्के के 2 रुख है। मतलब सिर्फ उर्दू में नाम हो तो आप उसको यूनानी कहेंगे और संस्कृत में नाम है तो आप उसको आयुर्वेद करेंगे। ऑफ कोर्स बेसिक प्रिंसिपल्स में थोड़े बहुत फ़र्क हो सकते थे, लेकिन एक 50-60 साल का एक दौर ऐसा गुजरा जहाँ पर हमने अंग्रेज़ों की चीज़ों को अपनाना एक प्राइड की बात मान ली। अपने आप को सर कहना ये प्राइड की बात हो गई। तो जैसे ही हमने उनकी चीज़ों को अहमियत देना शुरू कर दिया, हमारी चीज़ें धीरे धीरे पीछे पड़ती गई। आज भी अगर आप देखें, आज का भी मेंटालिटी अगर देखें, तो वेस्टर्न वर्ल्ड से अप्रूव होकर अगर कोई चीज़ आती है तो उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के पीछे पड़ने में एक अहम रोल रहा हमारी मेंटालिटी का। अपनी वो हर चीज़ बुरी और उनकी वो हर चीज़ अच्छी, ये जो एक रोल है, हमारी जो मेंटालिटी है, ये बहुत बड़ा रोल रहा। जी। तो ये बड़ी अहम बात है कि जो भी चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड से आती हैं हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी साइंसेज हैं कहीं ना कहीं हमने उनको कम हाँका है। और ये बात सर ने अभी बताई कि कहीं जो गुलाम बनाया था अंग्रेज़ों ने, तो वो सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने हम पर राजनीति की है या उन्होंने हम पर सियासी हुक्मरानी की है, बल्कि हमारी तहजीबों को उन्होंने ख़त्म करके अपने उस कल्चर को लागू करने की कोशिश की। और उसका असर अब तक हमारे दिमागों पर है कि अगर कोई संस्कृत बोलता है तो हम उसको बैकवर्ड समझते हैं, और अगर कोई अंग्रेज़ी बोलता है तो हम समझते हैं कि वो तरक्की याफ्ता है। तो ये आज भी कहीं ना कहीं मेंटालिटी हमें, हमारे दिमागों में है। अंग्रेज़ छोड़ करके चले गए, लेकिन वो हमें विरासत में ग़ुलामी देकर गए, और आज भी हम उस ग़ुलामी के चुंगल में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, जिसका पूरी दुनिया पे कब्ज़ा था, पूरी दुनिया पे असर था, उस संस्कृति को फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने जो बात बताई कि रीज़न के बारे में, जो मैं चाहूँगा कि उस पर और हम चर्चा करें कि एलोपैथी में इलाज किया जाता है, लेकिन आपने बताया कि आयुर्वेद में
रीज़न तलाश किया जाता है, बीमारी ना हो। तो इसके बारे में और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें ताकि लोगों का विश्वास बढ़े आयुर्वेद पे सर। जी जी, नहीं, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ एलोपैथी को गलत मैं मानता नहीं हूँ। ये बहुत ही अहम साइंस है, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी सोशल हेल्थ को मेंटेन करने का। लेटली क्या हुआ है कि अब इसके पीछे थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा। 1928 में पेनिसिलिन का इजाद हुआ, फर्स्ट एंटीबायोटिक, और एक पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया को जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मानकर उसको ख़त्म करने का एक तरह से चलन चला। अब उस रेस में वो रेस में तब्दील हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ गई, हायर एंटीबायोटिक ऐसी चीज़ें आती गई। और कहीं ना कहीं जो एक आज से 30-40 साल पहले भी अगर हम देखते हैं तो क्लिनिकल डायग्नोसिस नाम की एक चीज़ होती थी। आज क्लिनिकल डायग्नोसिस ना होते हुए लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो गया। मतलब लैब से आपको जो रिपोर्ट आएगा उसी बेसिस पे आप डायग्नोस करेंगे। मतलब क्लिनिकली आप कितने भी बुरे हो और आपके रिपोर्ट अगर अच्छे है तो आपको सीधे सीधे साइकोलॉजिकल बीमारी कहकर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। तो ये आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद जो है एक तरह से इंसान को सिर्फ फिजिकल बॉडी देखकर उसका इलाज नहीं करता, बट इट्स उसका अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन अगर आप आयुर्वेद की देखें तो इतनी बढ़िया है कि पहले उन्होंने बताया गया है समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। मतलब आपके बॉडी के जो, जैसे मैंने कहा कि दोष सब अच्छे हो, आपकी बॉडी के धातु है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर आपका अच्छा हो, आपका पेट साफ होना वगैरह जो प्रोसेसेस है, आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो सब अच्छी हो। और अगली लाइन में बताया है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थेत्य विधीयते। मतलब प्रसन्न आत्मा, मन, इंद्रिय, जब आपकी बॉडी के साथ साथ आपका आत्मा माने आपकी रूह, मन माने आपका माइंड, और इंद्रिय माने आपके सेंसेस, ये सब जब अच्छे कंडीशन में होंगे तभी जाके आपको हेल्दी कहा जाएगा। तो आयुर्वेद का जो सारा जो इलाज है, तरीका इलाज है, वो सिर्फ बॉडी पे काम करने के लिए नहीं, सिर्फ बॉडी की फिजियोलॉजी को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रूहानियत को, आपके माइंड को, आपके सेंसेस को कहीं ना कहीं अच्छा करने के लिए इस तरह से इलाज है। तो यकीनन आज हमें कहीं ना कहीं एक बीच बहुत समझदारी से ये लेना पड़ेगा। स्पेशली कोविड का वक्त चल रहा है और ये बातें बहुत आम है, हमने इससे पहले भी डिस्कस की कि लोग डर कर मर रहे हैं, हम आमतौर पे कहते हैं। तो ये प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना जो है ना, ये फैक्टर मिसिंग है, क्योंकि वो इम्यूनिटी को सबसे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना, आयुर्वेद आपको सलाह दे रहा है। तो यकीनन आज के वक्त की ज़रूरत है कि लोगों को आयुर्वेद की तरफ आना होगा। अच्छा, जिस तरह से अभी आयुर्वेद को हवाला बना करके डॉक्टर साहब ने ये बात कही, मैं अगर इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम में भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। इस्लाम के पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि सेहत हज़ार नेमत है और अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज दुनिया सैनिटाइज़र की बात कर रही है, आज दुनिया सफाई सुथराई की बात कर रही है। बहुत पहले कहा गया कि तहारत निस्फ़े ईमान है, पाकी आधा ईमान है, और साथ ही ये भी कहा गया कि दिन में 5 मरतबा वज़ू करिए। तो जहाँ गुनाह झड़ते हैं तो वहीं ज़ाहिरी आज़ा पर जो गंदगी आ जाती है वो गंदगी भी इसके ज़रिए रिमूव हो जाती है। फिर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो बॉडी में सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो पूरी बॉडी में चला जाता है, दिमाग में चला जाता है, तो इसकी वजह से भी हमारी सेहत अच्छी रहती है। रसूलुल्लाह ने तिब्बे नबवी में बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि जो आयुर्वेद से रिलेट करती हैं। और नॉलेज को कभी भी किसी मज़हब के खाने में अगर हम बाँट करके देख रहे हैं, नॉलेज हो या ज़बान हो या कल्चर हो, जब हम मज़हब के खानों में बाँट करके देखते हैं तो ये नॉलेज के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है और ये सबसे बड़ा इंजस्टिस है। ये अन्याय करने से हमें बचना चाहिए। आयुर्वेद सिर्फ किसी एक धर्म समुदाय का नहीं है, बल्कि ये सारे भारतवासियों का है। तो ये जहाँ भारतीय संस्कृति है, तो इस संस्कृति से यूनानी मेडिसिन जो मिलती है उसकी कनेक्टिविटी भी है। अभी डॉक्टर साहब ने उसका बड़ा ख़ास तज़किरा किया। तो इस्लाम में भी सेहत को और सेहत की हिफाजत को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। जिस तरह से आयुर्वेद में ये बताया गया कि बीमार होने से पहले पहले आपको क्या हिफाजत करनी है, वैसे इस्लाम में भी बताया गया कि आपको अपनी बीमार होने से पहले हिफाजत करनी है। और जब बीमार आप हो जाएंगे तो चाहे वो स्पिरिचुअल बीमारी हो, जिसको दिल और दिमाग की बीमारी कहा जाता है, या फिर ज़ाहिरी कोई बीमारी हो, दोनों साइंसेज में दोनों बीमारियों का जो है वो इलाज बड़े सलीके से बताया गया। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने बताया कि ये विश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है और आत्मविश्वास की कमज़ोरी की वजह से लोग कोविड के असर को अपने दिलो दिमाग पर कबूल कर लेते हैं और इसकी वजह से वो मौत का शिकार हो
हो रहे हैं। तो ये लोगों के दिमागों से ये गलत फहमी दूर होना बहुत ज़रूरी है कि इस साइंस को ये ना समझें कि ये कमज़ोर साइंस है। लोगों का जो है यकीन वो बढ़े इस साइंस पर, लोग वापस अपनी उसी भारतीय संस्कृति की तरफ लौटें और इसको पूरी दुनिया में फैलाएं। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पर्टिकुलरली कोविड की बात करें तो अभी तो फिलहाल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। एलोपैथी के बारे में किसी ने कुछ कह दिया है, मैं उस तरह के स्टेटमेंट से तो बचना चाहूँगा, लेकिन मेरा ज़ाती जो मेरे अपने क्लिनिक का एक्सपीरियंस है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर मैंने समझो 200 पेशेंट्स को दी है तो 200 में से एक भी ऐसा नहीं है जिन्होंने मुकम्मल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली जो कॉम्प्लिकेट हुआ हो। ऐसा नहीं है कि हम कोई दुनिया की बाहर की दवाइयाँ दे रहे हैं, हम बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। डर की क्या वजह है कि आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने शायद इससे पहले भी जिसका जिक्र किया था कि अगर आपको खांसी होने का अंदेशा है या आपको ऐसी बीमारी हुई है जिसमें खांसी होने के चांसेस ज़्यादा है और आप कोई खट्टी गोली अगर खाते हो तो आपकी खांसी बढ़ेगी ना। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई वो खट्टा मत खाओ, परहेज करो कि खट्टा मत खाओ, सिंपल। आपको कफ बनने का खतरा है और आप अगर ठंडा पानी पी रहे हो, आप अगर ठंडे फ्रूट्स खा रहे हो तो आपका कफ बढ़ेगा ही। तो मेरा तरीका है इलाज क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है कि भाई वो फ्रूट कुछ दिनों के लिए मत खाओ, वो जूस मत पियो। आपको बुखार आया, आपका हाजमा बहुत कमजोर हो गया है जिसके वजह से आपको बुखार आया, तो मेरा आयुर्वेद कहता है कि भाई हेवी फूड मत खाओ। जरूरी नहीं कि आयुर्वेद मतलब सिर्फ जाके आपने कोई दवाई ले ली, ये सारी चीजें भी अगर आप फॉलो करते हो तो उसको भी तो आयुर्वेद कहते हैं। तो आज के कोविड के वक्त में आपके डर की वजह कि आप ऐसी चीजें होते हुए देख रहे हो, आप डेथ्स होते हुए देख रहे हो, सिर्फ डेथ्स को मत देखो, जो मौतें हो रही उन्हीं को मत देखो, वो मौतें क्यों हुई, रीजंस देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरा छाती में कफ भरा हुआ था और मुझे एसी में ले जाके डाला गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां पे मुझे गर्मी की जरूरत थी वहां पे मुझे ठंडा दिया गया। ये भी तो सारी वजह हो सकती है। मैं किसी दवा को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन मुमकिन है आज चूंकि सब तरफ कह रहे हैं कि स्टेरॉइड का गलत इस्तेमाल करने की वजह से भी म्यूकोरमाइकोसिस जैसी चीजें हो रही है या मौतें हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो डर आता है वो गलत फहमियों की वजह से आता है। तो इन गलत फहमियों को दूर करें, सही तौर पे अगर बीमारी को आप जानोगे, यही आयुर्वेद है। किसी भी बीमारी के तह तक जाना, उसको लॉजिकली समझना, यही बेसिकली आयुर्वेद है। दवाइयां आयुर्वेद का एक छोटा सा हिस्सा है। तो एक आखिरी सवाल और बड़ा मुश्किल सवाल है सर। 5000 साल पुरानी ये साइंस है, लोग बीमार होते रहे हमेशा और इलाज भी उनका होता रहा, जाहिर है। पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि रिपोर्ट्स आती हों, रिपोर्ट्स देखने के बाद में डॉक्टर्स ये बताते हों कि इसका इलाज ये है। जाहिर है वो नब्ज़ देखते थे, हम यूनानी मेडिसिन के पास में जाते हैं, वो हकीम भी नब्ज़ देख करके बता देते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर के पास में जाएँ, आयुर्वेद के वैद्य के पास में जाएँ तो वो भी बता देते हैं, चेहरा देख के बता देते हैं, नस देख के बता देते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स निकालने वाले डॉक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर जो है एक गुर्बत की वजह से भी परेशानियां बढ़ गई हैं। एक तो बीमारी है, फिर ऊपर से जब वो डॉक्टर्स लिख देते हैं कि ये वाली रिपोर्ट कराइए, ये रिपोर्ट कराइए, ये रिपोर्ट कराइए, तो जब 4 5 6 इस तरह की रिपोर्ट्स कराने के लिए वो जाता है मरीज़, तो उस पर बोझ बढ़ जाता है और इस बोझ की बढ़ने की वजह से वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद में इस तरह से लोगों के साथ में रहम का बर्ताव करने की क्या रहनुमाई मिलती है? नहीं, उसको मतलब मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि रिपोर्ट्स गैर ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ रिपोर्ट्स पे डिपेंड होकर कुछ करना, इसको मैं गलत मानता हूँ, है ना। जो भी डॉक्टर कोई इन्वेस्टिगेशन लिख के देता है तो क्योंकि उसको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, बोझ बढ़ता है ऐसे। आई मीन इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू उसको कहना कि बोझ बढ़ता है, वो ज़रूरी है इसीलिए करते हैं। हर रिपोर्ट के नीचे लिखा होता है कि कोरिलेट क्लिनिकली, वो क्लिनिकली रिपोर्ट को कोरिलेट अगर आप करते हो तो रिपोर्ट करना जरूरी। ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर डॉक्टर का किसी ना किसी लैब से या वो कमीशन टाइप का कुछ ना कुछ होता है, तो इस बारे में ऐसा नहीं। अगर हो सकते हैं कि कुछ एक ऐसे डॉक्टर्स हो, सिर्फ डॉक्टर नहीं, हर फील्ड में ऐसे आपको बेईमान लोग मिलेंगे, लेकिन ये बहुत चंद है। इस पर बहस हो सकती है, बहस करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर्स के किसी के साथ में कनेक्शन होते हैं। इस वजह से एक जनरल डॉक्टर की, भले वो एलोपैथिक हो या कोई भी हो, डॉक्टर्स की इमेज खराब हो सकती है। ऐसा नहीं है, हाँ कुछ एक है तो उनसे आप बचिए, सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं है। तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आपने बात छेड़ी इसलिए कहता हूँ कि
आपको अगर कोई उल्लू बनाता है तो इसमें गलती आपकी भी है, ठीक है। आपके पास में बेसिक नॉलेज हेल्थ का क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपको किसी के साथ में कारोबार करना है, किसी से पैसे लेना है, तो आप खुद पैसे गिनते हो, उसमें सब्सट्रैक्शन एडिशन करते हो। आप थोड़ी ना आपके सीए के पास या आपके बैंक वाले के पास जाके बोलते हो कि भाई मेरे 2,000 रुपए लेने हैं मुझे, तो ये 5,000 रुपए उसने दिए, मैं वापस दे। आप खुद करते हो ना। तो हेल्थ के मामले में आपका बेसिक नॉलेज नहीं है, इसलिए चंद लोग आपको लूट सकते हैं। डॉक्टर्स की बिरादरी पर इस तरह का इल्जाम जड़ना यह गलत है, और अगर ऐसा सच में हो रहा है तो फिर यह कयामत की निशानी मैं मानता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें सेहत के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ये ज़रूरी आयुर्वेद में है उतना ही ज़रूरी इस्लाम में है, और हर धर्म में ये कहा गया कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो बीमारियाँ आपको लगने वाली हैं उनसे बचने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए, जिद्दोजहद करना चाहिए, क्योंकि सेहत भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और इसका ख्याल रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो ये आयुर्वेद के ताल्लुक़ से अभी डॉक्टर निसार शेख साहब ने बहुत कामयाब और बड़ी अहम बातें कही हैं। उम्मीद करते हैं कि असेंबली ऑफ ग्रीन की इस पेशकश को आप ज़रूर पसंद फरमाएंगे और इस तरह का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आयुर्वेद के ताल्लुक़ से अगर कोई आपका सवाल है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, और वो सवाल हम डॉक्टर निसार शेख साहब से ज़रूर मालूम करेंगे और उसका जवाब आप तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया।